Hello students, greetings to all. Today we are going to take chapter 3rd of history, rural life and society. In this chapter we are going to take topics revenue system under the British, commercialization of agriculture, peasant rebellions और उसके बाद में पढ़ेंगे केस स्टडी पंजाब की। मेनली जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जो ब्रिटिश पीरियड था इंडिया का, उसके अंदर जो रेवेन्यू सिस्टम जो है वो किस तरीके का बनवाया ब्रिटिश लोगों ने। क्योंकि जो पिछला चैप्टर था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी पावर, उसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से ब्रिटिश जो है वो इंडिया के अंदर ट्रेडर्स के रूप में आए और उन्होंने अपने आप को बाद में जो है एम्परर के रूप में कन्वर्ट किया, पॉलिटिकली जो है इंडिया के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी चेंजेस किए। तो उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे हम और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई किस तरीके की रूरल लाइफ थी उस टाइम। तो देखते स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। तो क्या चीज़ है कि भाई जब ब्रिटिश जो है उन्होंने अपने आप को कॉलोनियल रूलर्स यानी इंडिया के अंदर सेटअप किया था, उससे पहले जो विलेजेस थे वो सारे सेल्फ सफिशिएंट थे। यानी जो गांव है वो अपनी ज़रूरत का सामान खुद जो है जुटा लेते थे या कुछ भी करके वो अपनी ज़रूरत जो है खुद ही पूरी कर लेते थे। जो गांव जो है उसमें विलेज पंचायत जो है वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी और जितने भी विवाद कोई भी मसले या विवाद होते थे आपस में डिस्प्यूट्स उन सबको सॉल्व करती थी। जो रेवेन्यू जो है उसको भी कलेक्ट करके राजा के पास में भेज दिया जाता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जो मुगल पीरियड था उसके अंदर लैंड जो है वो असेस्ट की जाती थी, यानी उसका माप जो किया जाता था और उसी के हिसाब से जो है टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आया उसने बहुत ड्रास्टिक चेंज किया, यानी बहुत बड़े बदलाव किए इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो कौन कौन से डिफरेंट मेथड थे ब्रिटिश के जिसके थ्रू उन्होंने जो है रेवेन्यू कलेक्शन किया। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश। तो इंडिया के अंदर अपना रूल इस्टेब्लिश करने के बाद में जो सबसे मेन एम था ब्रिटिश का वो ये था कि भाई एक स्टडी सोर्स बना रहे इनकम का, यानी इनकम जो है वो लगातार आती है। और इस एम को पूरा करने के लिए जो ब्रिटिश है उन्होंने 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर लगाए, जिसके अंदर पहला था परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा था रैयतवारी सिस्टम और तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। तीनों सिस्टम जो है वो एक दूसरे से अलग थे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लगे हुए थे। सबसे पहले हम लोग लेंगे परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इंट्रोड्यूस किया था बंगाल के अंदर 1793 के अंदर। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर क्या था कि जो ज़मींदार जो हैं उनको हेरिडेटरी ऑनरशिप दे दी गई लैंड की। ज़मींदार जो है वो किसी एक गांव या गांवों के समूह के जो है उनको हेरिडेटरी ऑनरशिप दे दी गई कि भाई आप इस ज़मीन के मालिक हो और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके आपको जो है आगे पहुँचाना है। इस सिस्टम के अंदर क्या था कि जो ज़मींदार है वो ब्रिटिश के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करने लगे। इस रेवेन्यू का 89% जो है वो ब्रिटिश के पास में रहता था और रिमेनिंग 11% जो है वो ज़मींदार्स के पास में रहता था। जो लैंड रेवेन्यू जो था वो 10 ईयर्स के लिए फिक्स था, लेकिन इसके अंदर जो है वो लोग रेवेन्यू चेक करते रहते थे कि भाई जो करप्ट रेवेन्यू ऑफिशियल है वो किसी प्रकार का कोई चेंज ना कर सके रेवेन्यू के अंदर। इस वजह से लैंड रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट में 10 सालों के लिए फिक्स कर रखा था। अब इसमें दिक्कत यह थी कि भाई 10 सालों के लिए फिक्स था तो किसी साल अगर उपज कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जो है उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर परमानेंट सेटलमेंट। जो परमानेंट सेटलमेंट है ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल किसके लिए हुआ था? ज़मींदार्स के लिए, क्योंकि इनको जो हेरिडेटरी ओनरशिप मिल चुकी थी लैंड की। यानी आगे से आगे हेरिडेटरी, यानी पहले जो है पिता जो है वो ज़मींदारी का काम करते थे, बाद में उसका बेटा जो है वो ज़मींदार बन गया। इस तरीके से आगे एक ही परिवार के वंशज जो हैं वो ज़मींदार बनते गए और टैक्स कलेक्ट करते गए। इस तरीके का सिस्टम था ये। इन्होंने जो है इनको काफ़ी वेल्दी और पावरफुल क्लास बना दिया था, क्योंकि ज़मींदार जो है वो 11% काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है तो हर साल वो मिलता था। उसके अलावा भी बहुत सारी इनकम की सोर्सेज थे इनके पास। इन लोगों ने जो है कल्टिवेबल लैंड जो है उसको अपने कब्जे में काफ़ी ज़्यादा ले लिया और जितनी ज़्यादा अच्छी ज़मीन होगी उतने ज़्यादा ये लोग वेल्दियर होते गए। दूसरी तरफ इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था कि इस सिस्टम ने जो पीजेंट्स थे या कल्टीवेटर्स थे उनकी कंडीशन को बहुत पुअर कर दिया, यानी उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। उनको जो है ऑपरेसिव मेथड्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट होता है, यानी अगर उपज हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करना था ही था, चाहे उसके लिए ज़बरदस्ती भी क्यों ना करनी पड़े। उन कई बार जो है ज़मींदार अगर टैक्स नहीं कलेक्ट होता था तो किसानों को जो है उनकी ज़मीन से बेदखल भी कर देते थे और उस ज़मीन को जो है टेनेंट्स के अंदर यानी सरकारी ज़मीन के अंदर तब्दील कर देते थे।
नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू सिस्टम है रैयतवारी सिस्टम। जो रैयतवारी सिस्टम है ये सर थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 के बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। रैयत का मतलब होता है पीजेंट। तो रैयतवारी सिस्टम के अंदर जो पीजेंट जो है वो ज़मीनों के मालिक थे और वो सीधा जो है टैक्स किसको देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती थी किसानों से, बीच में ज़मींदार या और कोई दूसरी इस तरीके की चीज़ नहीं थी। इस सिस्टम के अंदर जो है जो मिडिल मैन था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। जमींदारों को हटाने का रीज़न ये दिया गया कि भाई इससे जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा कलेक्ट होगा और साथ ही साथ में जो किसान है उनका भी एक्सप्लोटेशन यानी उनका भी शोषण जो है वो कुछ हद तक रुकेगा। ये जो सिस्टम है ये कुछ हद तक किसानों की कंडीशन के अंदर सुधार लाया, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये था कि इसका परसेंटेज जो था टैक्स का वो बहुत ज़्यादा हाई था। दूसरी और साथ ही साथ में इसके अंदर किसी तरह कोई एग्जेम्पशन नहीं होता, यानी अगर उपज हो या ना हो आपको टैक्स जो है वो पे करना ही पड़ेगा, चाहे न कोई नेचुरल कैलेमिटी भी हो, यानी अगर अकाल पड़ रहा है या बाढ़ आ रही है, अगर ऐसी भी कोई कंडीशन हो उसके बावजूद भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर कोई पीजेंट जो है यानी कोई किसान जो है वो टैक्स पे करने में अगर अक्षम रहता है, यानी अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाता है, फेल्ड होता है, तो उसकी ज़मीन को जो है बेच दिया जाता था। तो किसान जो है वो अपनी ज़मीन को खोने के डर से कई बार जो है मनी लेंडर्स यानी शाहूकारों से पैसा जो है वो उधार लेके जो है टैक्स पे करते थे। इसकी वजह से जो है साहूकार जो है वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते थे और कई बार किसानों की ज़मीन को ही सीज कर लेते थे अगर वो उनका लोन जो है वापस नहीं चुका पाते थे या उनका जो पैसा लिया है वो वापस नहीं चुका पाते थे। तो इससे जो है एक मनी लेंडर्स की भी प्रॉब्लम जो है वो निकल के आई थी रैयतवारी सिस्टम में। थर्ड सिस्टम है हमारा महलवाड़ी सिस्टम। जो महलवाड़ी सिस्टम है ये ज़मींदारी सिस्टम का ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन था। इसको जो है हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था जिसके अंदर पंजाब और सेंट्रल इंडिया कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे लागू किया था। महलवाड़ी सिस्टम के अंदर जो है एक ग्रुप बना दिया जाता था विलेजेस का जिसको कलेक्टिवली महल कहते थे या फिर स्टेट कहते थे। और इस महल या स्टेट के अंदर जितनी भी ज़मीन होती थी उन सारी ज़मीनों को जो है ऑन करती थी विलेज कम्युनिटी, जिसकी ये जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो रेवेन्यू है लैंड रेवेन्यू वो टाइम टू टाइम पेमेंट होता रहे। और जो लैंड रेवेन्यू की रेट वो भी पीरियड के साथ में चेंज होती रहती थी। जो लैंड रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था जिसकी वजह से जो पीजेंट की जो कम्युनिटी थी वो मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड होगी और उनका एक्सप्लोइटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा। इसकी वजह से बहुत सारे किसान जो है वो एग्रेशन में आ गए यानी गुस्सा हुए और साथ ही उन्होंने जो है रिबेल करना स्टार्ट किया यानी विद्रोह करना स्टार्ट किया इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। तो अभी हमने पढ़े तीनों टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट या जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी। तीनों सिस्टम एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिफरेंट थे और अलग अलग पार्ट के अंदर थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो ब्रिटिश पीरियड था उसके अंदर जो एग्रीकल्चर उसको किस तरीके से कॉमर्शलाइज किया गया है। तो एग्रीकल्चर जो है उसने कॉलोनियल रूल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था 18th सेंचुरी में उसने ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करवाया। ये जो फैक्ट्रीज थी इनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी और वो रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटिश इंडिया से सप्लाई करते थे। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने फोर्स किया इंडियन फार्मर्स को कि वो ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करे जिससे कि उनकी जो फैक्ट्रीज थे ब्रिटेन में उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे। तो जो क्रॉप्स उन्होंने फोर्स किया वो थी केस क्रॉप्स। केस क्रॉप्स के अंदर आती है जूट, कॉटन, रबर और इंडिगो, यानी इनसे जो है डायरेक्टली फिनिश गुड के अंदर यूज़ होती थी ये, इसलिए इनको कैश क्रॉप्स बोलते थे क्योंकि इनका दूसरा कोई यूज़ नहीं था। यानी इनको आप खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ बेचने या किसी सामान के प्रोडक्शन में ही काम आती है डायरेक्ट। तो ये जो है कैश क्रॉप्स थी। तो ब्रिटिश ने फोर्स किया कि आप जो है इंडियन किसानों को कि भाई आप अपने खेतों में इन फसलों को उगाओगे, क्योंकि उनको जो है रेगुलर सप्लाई चाहिए थी रॉ मटेरियल की अपनी न्यू स्टेब्लिश फैक्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में। ये जो पॉलिसी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, इसने जो है कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया और इसी को बोलते हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन था इसने ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसको काफ़ी हद तक सक्सेस किया, लेकिन इसने जो सेल्फ सफिशिएंसी थी इंडियन विलेजेस की उसको भी र्यून कर दिया यानी बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब किसान जो है वो उनको अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित होना था। जो कमर्शलाइजेशन है इंडियन एग्रीकल्चर का वो ब्रिटिश के लिए तो बेनिफिटेड था, साथ ही साथ में लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स के लिए भी बेनिफिट था, क्योंकि उन किसानों जो है उनको कई बार इनसे कर्ज भी लेना पड़ता था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि भाई पूरे इंडिया के अंदर जो है इम्प्रोविशमेंट यानी किसानों के अंदर जो है गुस्सा या तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।
इंडिया के अंदर क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। तो इस वक्त तो क्या था कि जो नेचुरल कैमिटीज़ है वो भी बहुत सारी हो रही थी, यानी फ्लड, ड्राफ्ट, इस तरीके की। और साथ ही साथ में जो कॉमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर का, उसने भी किसानों के ऊपर अलग से भार डाल दिया। और हाई टैक्स स्लेब, लो प्राइस ऑफ क्रॉप्स, इन सब कारणों से क्या था कि भाई किसान जो है वो टैक्स पे करने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे। और कई बार जो है वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो उनको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था, या उनकी ज़मीन जो है वो मनी लेंडर्स के द्वारा जो है ले ली जाती थी या छीन ली जाती थी। तो उनकी मदद करने की, इंस्टीड ऑफ एक्सटेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड टू पीजन, मनी लेंडर जो है वो उनके इस क्राइसिस का फ़ायदा उठाते थे। और ये जो है एक नेवर एंडिंग साइकिल बन गया, जिसके अंदर ये था कि भाई किसान जो है वो मनी लेंडर से पैसा उधार लेता, मनी लेंडर जो है उसकी ज़मीन उसके बदले में छीन लेता। इस तरीके का जो है ये एक साइकिल आगे से आगे चलता गया। तो ये जो इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे, लेकिन साथ ही साथ में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे। जैसे कि भाई जो रॉ मटेरियल्स की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, यानी जो ब्रिटिश जो है वो अपनी फैक्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल्स को अगर पूरा पहुंचाना था तो उसके लिए उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी जो थी, यानी सिंचाई की जो सुविधा है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। और साथ में जो रीजनलाइजेशन थी कोर्ट की, उसकी भी प्रैक्टिस एफिशिएंटली हुई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीजेंट रिबेलियंस। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जैसे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया या कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, इनकी वजह से किसानों की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में। तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे रिबेल्स हुए, यानी काफ़ी सारे विद्रोह हुए, उनको पीसेंट रिबेलियंस बोलते हैं। तो ये जो रिबेल्स हुए थे अलग अलग टाइम पीरियड में लैंड रेवेन्यू के खिलाफ या कॉमर्शलाइजेशन के खिलाफ, इन्हीं में से एक जो है रिबेल है वो है इंडिगो रिबेलियन। ये जो है पीजेंट रिबेलियन का एक एग्जाम्पल है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो जो है ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट यानी जो हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है उसके आसपास के एरिया में जो है 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री तक का जो सर्किल है उस सर्किल के आसपास के एरिया में ये उगाई जाती है। ये जो है इंडिगो, ये मेनली इसकी जो डार्क ब्लू डाई है उसके लिए प्रोड्यूस की जाती है, यानी जो डार्क ब्लू कलर जो ये प्रोड्यूस करती है उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। तो जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी ब्रिटेन में उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंडियन इंडिगो की। तो इसकी वजह से इसको जो है इंडिया के अंदर कल्टीवेट करने के लिए ब्रिटिश ने फोर्स किया। अब ये जो इंडिगो थी इसको इंडिया में दो मेथड के साथ में कल्टीवेट किया जाता था, एक था निज और दूसरा था रईत। तो जो निज सिस्टम था उसके अंदर जो इंडिगो जो है वो प्लांटेशन के थ्रू कल्टीवेट की जाती थी। प्लांटेशन के थ्रू यानी जो यूरोपियन लोग जो थे वो लोग इंडिया के अंदर आते थे, ज़मीन खरीदते थे काफ़ी ज़्यादा, और उस ज़मीन के ऊपर इंडिगो की खेती करते थे। अब इंडिगो की खेती वो खुद तो करते नहीं थे, वो यहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स को रखते थे अपने यहाँ पे काम करवाने के लिए, और मजदूरों से काम खेती करवाते थे अपने यहाँ। सेकंड सिस्टम था रैयती सिस्टम। इसके अंदर ये था कि किसानों को जो है फोर्स किया जाता था एक एग्रीमेंट को साइन करने के लिए कि भाई इनको जो है, अब इंडिगो जो है वो जो रैयती सिस्टम था इसके अंदर किसानों को जो है फोर्स किया जाता था कि वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उनको पहले से ही कैश एडवांस के अंदर पे कर दिया जाता था। प्लांटर्स जो है वो लो रेट्स के ऊपर जो है इन लोगों से इंडिगो खरीदते थे। तो इस तरीके से जो है 25% एरिया जो था उनका वो इंडिगो क्रॉप के अंदर ही चला जाता था, और काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस के अंदर उनसे जो है दूसरी फसल खरीदते थे वो। तो ये चीज़ थी इंडिगो कल्टीवेशन के लिए दो मेथड अपनाते थे, एक था नीज और दूसरा था रईती। इन इंडिया जो इंडिगो कल्टीवेशन था वो मेजरली डन होता था रईती सिस्टम के थ्रू, यानी किसानों को जो है ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था कि भाई आपको जो है अपने यहाँ पे इंडिगो का ही कल्टीवेशन किया जाएगा, यानी इंडिगो की ही खेती करनी पड़ेगी आपको अपने यहाँ पे। अब इसमें क्या दिक्कत थी कि जो इंडिगो जो है अगर इसकी खेती आप करते हो तो जो दूसरी जो क्रॉप्स है उनके लिए ज़मीन अनफिट हो जाती है, यानी ज़मीन जो है धीरे धीरे एक टाइम के बाद में अनउपजाऊ हो जाती है, जो अपना उपजाऊपन है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़मीन खो देती है। तो इसकी वजह से, तो अब इसमें क्या था कि ये एक साइकिल बन गया। अब किसान जो है वो दूसरी फसल उगा नहीं सकते थे, उनको जो है सिर्फ इंडिगो ही उगानी थी, और इंडिगो जो है वो भी लो रेट पे खरीदते थे ब्रिटिश लोग उनसे। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल हो गया कि भाई कभी भी खत्म नहीं होने वाला साइकिल हुआ कि वो कर्ज लेके लोन चुकाते थे, फिर वापस उस लोन को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेते थे। इस तरीके का चीज़ जो है वो चलता रहता था, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा था उनको। और इसके अलावा जो इंडिगो प्लांटेशन के अंदर जो है इंडियन पेजेंट्स थे, इनके लिए जो कंडीशंस थी वो बहुत इनह्यूमन थी, यानी अमानवीय कंडीशन थी। तो इस वजह से, इन सब कारणों की वजह से इंडिगो रेबेलियन जो है वो हुआ था बंगाल के अंदर 1859 से 1860 के बीच में।
जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने जो इंडिगो यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, यानी जो यूरोप के जो लोग ज़मीन खरीद के खेती करवाते थे मज़दूरों से, उनके खिलाफ जो है रिबेल कर दिया। इन रिबेलियंस को रोकने में जो इंडिगो कमीशन था वो बनाया गया है कि भाई वो आएगा और देखे उनको, मतलब रिबेलियंस को बोला गया कि भाई ये कमीशन आएगा, आपकी जो कंडीशन है उसको चेक करेगा और जो भी बेनिफिशियरी वर्क होगा वो किया जाएगा। तो ये जो है इनको उस वक्त की रिव्यू दिया गया। जो कमीशन आया उसने देखा कि भाई इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है रैयत के लिए, यानी किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन उसने साथ ही साथ में ऐसा भी कहा कि भाई आप लोग जो है, जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन कर रखे हैं उसको तो आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो है एक चॉइस दिया गया कि भाई फ्यूचर के अंदर अगर आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर सकते हो। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज जो एफर्ट किया था बंगाल के लोगों ने, उसने जो है ये डिसकंटिन्यूशन जो था इंडिगो कल्टीवेशन का उसको स्टार्ट किया, यानी अब जो है किसानों को मजबूर नहीं किया जा रहा था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। लेकिन जो बिहार है वहाँ पे ये 20th सेंचुरी तक भी कंटिन्यू था और वहाँ के किसानों को जो है अब भी इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जाता था। साथ ही साथ उनकी इंडिगो जो है वो लो प्राइस पे भी खरीदी जाती थी। ये जो है 1917 के अंदर महात्मा गांधी जो थे उनकी लीडरशिप के अंदर ही सक्सेसफुली ये चीज़ हो गई कि इंडिगो जो है वो अब इंक्रीज प्राइस पे खरीदी जाएगी इन किसानों से। ये जो रिबेल्स हुए थे, इन रिबेल में क्या ड्रॉबैक था कि जो किसान जो है उन्होंने बिना किसी एजुकेशन के या प्लान के सीधा एकदम सडनली जो चीज़ है वो की, उसकी वजह से जो है इतनी ज़्यादा इनको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन जो महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो है किसानों ने एक ऑर्गेनाइज ग्रुप्स बनाए अपने, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भाई मास मूवमेंट होना चाहिए, यानी किसान जो है वो सारे एक साथ में जुड़े और जितनी भी समस्याएं हैं क्रॉपिंग को लेके, यानी फसल को लेके जितनी भी समस्याएं हैं या जो एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस हो रही है ब्रिटिश लोगों के द्वारा, इन सब के लिए एक कलेक्टिवली यानी मास मूवमेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? महात्मा गांधी की लीडरशिप से। जो ये मास मूवमेंट्स हुए थे उसके अलावा बहुत सारी किसान सभा जो है वो भी इस पीरियड के अंदर उभर के आई, मतलब बहुत सारी किसान सभाएं भी बनी जो किसानों की जो समस्याएं थी उनको रिजोल्व करने के लिए वर्क करती थी। तो इन मूवमेंट्स और एसोसिएशन के अंदर सबसे पहला है 1920 से 1921 के अंदर जो है औध किसान सभा बनी थी, जिसकी लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक लोकल लीडर रामचंद्र। इन दोनों ने जो है टैक्स करेक्शन जो था उसके लिए रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन के खिलाफ जो है अपोज किया जो जमींदारों के द्वारा लिया जा रहा था। 1923-24 के अंदर किसान जो है उन्होंने भी इसी तरीके की एक सभा बनाई और जो तंजौर है वहाँ पे जो टैक्स जो इंक्रीज़ हुआ था उसको जो है रेसिस्ट किया और इसके जो है रैयत एसोसिएशन बनाई। उस रैयत एसोसिएशन के लीडर थे एनजी रंगा इन आंध्र प्रदेश, या आंध्रा बोलते थे उस वक्त इसको, उस रीजन को। सेम 1927 के अंदर टी प्रकाशम एंड के वेंकटप्पैया, इन्होंने जो है किसान मूवमेंट स्टार्ट किया था कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नो रेवेन्यू कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया था बॉम्बे के अंदर, जिसके अंदर ये था कि भाई जो 22% हाइक हुआ था रेवेन्यू में उसके खिलाफ था। और इन सब वजहों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको इनके जो प्लान है उनको टेम्परेली कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा और जो भी टैक्स कलेक्शन था उसको रिवाइज करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी पंजाब। जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने पंजाब के अंदर कैनाल इरीगेशन का टेक्निक जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। जो इस्टेब्लिशमेंट तक ब्रिटिश रूल का उससे पहले जो लोग थे वो इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील को यूज़ करते। पर्शियन व्हील के अंदर जो है आपने हिंदी शब्द होता है शायद चड़स, जिसके अंदर एक पहिया होता है, उस पहिए के ऊपर बाल्टी जो है वो लगी रहती है, कुएं से पानी निकालता है बैल। तो ये सिस्टम था। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने जो है सबसे एक्सटेंसिव सिस्टम कैनाल सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया इरिगेशन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जो कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन था वो काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर किया गया। जो कैनाल कॉलोनीज भी बनाई गई, उन कैनाल कॉलोनीज को नाम भी दिया गया। ये जो इरिगेशन के अंदर चेंजेस किए, कैनाल इरिगेशन जो सिस्टम जो है वो इम्प्रूव किया या इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने, उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट आया। द बरी दोआब कैनाल जो कि सबसे फर्स्ट कैनाल थी पंजाब के अंदर, ब्रिटिश लोगों ने 1860 से 1861 के अंदर बनाई। उसके अलावा बहुत सारी जो है अलग अलग कैनाल्स भी जो है डिफरेंट पार्ट के अंदर बनाई गई, जैसे पटियाला, नाभा, लुधियाना। यहाँ पे क्रॉप्स जो है यहाँ पे वो मेनली वीट, कॉटन और शुगर केन की होती थी। एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी फ्लोरिश यानी काफ़ी अच्छी होने लगी, क्योंकि लार्ज नेटवर्क जो था कैनाल्स का उसकी वजह से इरिगेशन काफ़ी ईजी हो चुका था।
ये जो कैनाल सिस्टम जो था वो ब्रिटिश लोगों ने इसलिए डाला था ताकि उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ सके, लेकिन इसने जो है किसानों को भी काफ़ी बेनिफिट किया और इसकी वजह से पंजाब जो है उसमें ये काफ़ी बेनिफिशियरी रहा किसानों के लिए भी। ओके गाइस, चैप्टर इज फिनिश। आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।